नमस्कार किसान भाइयों, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए सबसे पहले नजर डालें आज के मुख्य समाचारों पर। आलू की अधिक पैदावार के लिए करें उन्नत प्रभेद और बीजों का उपचार। खेतों के प्रारंभिक जुताई के लिए बहुत उपयोगी है रोटावेटर कृषि यंत्र। और उन्नत और आधुनिक तकनीकों को अपनाकर सफल किसान बने मुकेश कुमार। आलू की खेती में अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए उन्नत प्रभेदों का होना बेहद जरूरी है। उन्नत प्रभेद बीजों का उपचार और रोपाई की सही दूरी अपनाकर अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। आलू की खेती के लिए हमारे किसान भाई, ज्यादातर किसान भाई अच्छी वैरायटी नहीं लगाते हैं। अच्छी उन्नत प्रभेद जैसे कि कुफरी चंद्रमुखी, शाह कुफरी, पुखराज कुफरी, अरुण कुफरी, संदूरी कुफरी नाम से जो शुरू होता है वो वैरायटी बहुत अच्छी है। इसके अलावा राजेंद्र आलू 1, राजेंद्र आलू 2, ये सब उन्नत प्रभेद आप लगाएंगे तो आपको अच्छी फसल मिलेगी। दलहनी फसलों में चना का महत्वपूर्ण स्थान है। चना के उन्नत प्रभेदों में पूसा 256, केपीजी 59, पूसा 372 और KWR 108 प्रमुख हैं। राज्य के दलहन क्षेत्रों सहित सभी भारी मिट्टी वाली भूमि इस फसल के लिए उपयुक्त है। बकरियों में खुजली रोग छुआछूत द्वारा फैलता है। यह रोग एक बकरी से दूसरी बकरी में रोग जनित संक्रमित बकरियों के आने से फैलता है। इस रोग से छुटकारा दिलाने के लिए प्रत्येक 3 महीने पर 0.25 से 0.50% साइथियान या मालाथियान या बकरियों को नहला देने पर इस रोग से बचाया जा सकता है। साथ ही साथ आप पशु चिकित्सक से भी संपर्क कर सकते हैं। खेतों के प्रारंभिक जुताई के लिए रोटावेटर एक उपयोगी कृषि यंत्र है कि मिट्टी को भुरभुरी बना देता है। इस यंत्र द्वारा खेत की बुआई के लिए एक ही जुताई में खेतों को शीघ्र तैयार किया जा सकता है। इससे 1 घंटे में लगभग 1 एकड़ खेत की महीन जुताई की जा सकती है। समृद्ध किसान बनने के लिए ज्यादा खेतों की जरूरत नहीं होती है। यदि उन्नत और आधुनिक तरीके से खेती की जाए तो छोटे किसान भी समृद्ध हो सकते हैं। इस बात को समस्तीपुर जिले के किसान मुकेश कुमार ने साबित कर दिया है। इन्होंने गेहूं की खेती में जीरो टिलेज तकनीक अपनाया और लाभ ही लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जीरो टिलेज से समय पर बुआई करना चाहते हैं तो जीरो टिलेज मशीन से बुआई कर लें। इसमें जुताई का खर्च भी बच जाता है और उपज भी इसमें अच्छा मिलता है, इसलिए कि DAP जो मुख्य पोषक तत्व है फसल के लिए, ये के रूट जोन में रहता है। ऐसे सामान्य तौर पर जब हम लोग छिटकवा विधि से बुआई करते हैं तो इसमें ये होता है कि खाद का मात्रा तो देते हैं उतना ही, लेकिन खाद कहीं होता है, बीज कहीं होता है। इसमें है कि थोड़ा सा गहराई में 1 इंच या 2 इंच ज़्यादा गहराई में DAP का दाना रहता है और इसके ऊपर बीज का दाना होता है। तो बीज जैसे ही पौधा का आकार लेता है, पोषक तत्व लेने की अवस्था में आता है, तो उसको सीधा रूट जोन में पर्याप्त पोषक तत्व मिल जाता है। इस मशीन के द्वारा DAP और बीज ये हम एक साथ डालते हैं और पोटास जो बेसल डोज है बुआई की अवस्था में देते हैं, पोटास और यूरिया, इसको हम लोग मिला के ऐसे ही खेत में छींट दे रहे हैं। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट की जानकारी लेंगे। बाटा है 120 रुपए बिक रहा है, बिकेट है 100 रुपए है, और रेहू है 160 रुपए बिक रहा है, और ये रेवा है 140 रुपए, सौड़ी है 250 रुपए किलो है, इचना 600 रुपए किलो बिक रहा है, बड़ा वाला गोरला, और छोटा वाला 400, और उससे छोटा वाला 300 रुपए बिक रहा है झींगा इचना।
आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल हवा का दबाव बना रहेगा। साथ ही साथ बिहार की राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती से संबंधित नई नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम के विषय में जाना। आइए अब आपको इस कार्यक्रम की अगले सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे स्टूडियो में बैठे कृषि विशेषज्ञ से आप सीधे संपर्क कर खेती से संबंधित समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे तमाम दर्शकों को राकेश कुमार कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, अभी रबी के मौसम में आप अपने खेती में बहुत ही व्यस्त हैं। वैसे में आपके द्वारा एक विशेष मांग की गई थी कि बिहार जो रबी में मक्का के प्रदेश के रूप में भी जाना जा रहा है, कि मक्के से संबंधित कुछ विशेष जानकारी पे हम वार्ता करें। तो आज आपके मांग के अनुसार हमने जो विषय रखा है, मक्का के उत्तम बीज का चुनाव एवं उत्तम शस्य क्रिया का महत्व, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञ भाग लेंगे। श्री मुकेश मित्तल जी हैं जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है नुजीवीडू सीड्स में, और मनीष कुमार वर्मा है जो उप महाप्रबंधक हैं कृषि रसायन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में। किसान भाइयों, आज दिन है फोन इन लाइव का, जिसमें आप हमारे टोल फ्री नंबर से जुड़कर आप अपने मक्का से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अगर चाहते हैं तो हमसे सीधे जुड़े और हमारे विशेषज्ञों से जुड़कर आप अपने सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3 कर शस्य क्रिया, पौधा संरक्षण, किसी भी प्रकार की जानकारी से अगर आप अवगत होना चाहते हैं तो आप तुरंत अपने सवाल को नोट कर लें और फ़ोन लगाएं और हमसे जुड़ जाएं। इसके पहले मैं शुरुआत करता हूं मनीष जी, अभी जो प्रदेश की स्थिति है उसमें मक्के की बुआई की क्या स्थिति है? मक्के की बुआई जो खासतौर से अभी रबी मक्के की जो बात की जाए, उसकी बुआई लगभग पूरी हो चुकी है। कहीं कहीं पे जो निचली ज़मीन हो, चाहे जिसको किसान अभी नहीं लगा पाए हैं, उसी के कारण आज वहाँ पे बुआई नहीं हो पाई है। लेकिन वो भी बुआई मैं समझता हूँ कि अब 1 हफ्ते से 10 दिनों के अंदर में समाप्त होने को है। बट ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे अभी धान की कटाई विलम्ब से हो रही है या कुछ ऐसा है तो? देखिए, ऐसी बहुसंख्यक क्षेत्र नहीं है जिसको कि हम मक्का बाहुल्य क्षेत्र कहें, जिसकी पहचान है मक्के की खेती के बारे में, क्योंकि उन खेतों में धान की वैसी खेती नहीं होती जिसको कि हम कहें कि आज वो मक्के की बुआई धान को काट के करेंगे। तो ऐसे में जो आज मक्के की बुआई है उसके लिए किसानों ने एक जो खास खेत सुनिश्चित कर रखा है, उन खेतों में लगभग बुआई उन्होंने समाप्त कर ली, क्योंकि जानते हैं उसकी उपयोगिता क्या है वो। और परंतु मक्का तो ऐसा है कि हमारे प्रदेश में अभी से जो शुरू हुई है वो जनवरी, फरवरी, मार्च हर मतलब महीने में लग रही है लगभग। मैं समझता हूं कि बसंतकालीन मक्के की बात आप कर रहे हैं, लेकिन वो एक मक्का अलग होता है जिसकी फरवरी के माह में उसकी प्लांटेशन होती है। लेकिन अभी रबी मक्के की जो बात बनती है उसको नवंबर तक किसान कोशिश करता है कि अधिकतम खेतों में अपने को लगा ले, और कहने का मतलब कि उसके बाद की मक्के की यदि वो बुआई करता है तो कहीं ना कहीं उपज उसकी प्रभावित होती है, जिसके बारे में वो चिंतित भी होता है और मक्का लगाने की चाहत भी नहीं रखता है। मुकेश जी, एक प्रश्न हमेशा हमसे किसान भाई करते हैं कि ये सिंगल क्रॉस और डबल क्रॉस में कैसे चुनाव करें, और ये होता क्या है सिंगल क्रॉस और डबल क्रॉस? ओके, बहुत बढ़िया सवाल पूछा जी आपने। डबल क्रॉस में क्या होता है कि 2 पेरेंट्स के ग्रुप होते हैं, उनको पहले क्रॉस कराया जाता है, उसके बाद जो तीसरे और चौथे जो पेरेंट्स बनते हैं उनको फिर क्रॉस कराया जाता है, तो उससे डबल क्रॉस बनता है। और सिंगल क्रॉस में क्या होता है कि एक ही बार क्रॉस कराया जाता है। तो उससे फ़र्क ये होता है कि जो सिंगल क्रॉस होता है वो हाई यील्ड देने के लिए, ज़्यादा पैदावार देने के लिए जाना जाता है। उसमें एक समानता होती है जो कि डबल क्रॉस में नहीं होती है। एक किसान भाई हमसे जुड़ गए हैं अभी फ़ोन पे, जरा उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ, आप अपना प्रश्न बताएं। हेलो, हमारा कहने का मतलब है कि अभी जैसे धान पूरी कटाई तो हुई नहीं है जी, तो फिर कहने का मतलब है कि जब हम मक्का लगाएंगे जी, तो उसमें मतलब खाद के लिए हमको क्या क्या चीज प्रयोग करना पड़ेगा? अभी आप मक्का लगाएंगे तब उसमें खाद के लिए क्या क्या प्रयोग करना होगा? देखिए, सामान्यतः अभी जो खाद की आवश्यकता उनकी बनती है, मैं समझता हूं कि उसको बहुत ज़्यादा विलंबित खेती के तौर पर नहीं देखें,
लेकिन तब भी उनके बेहतर खेती के लिए और बेहतर उपज और बेहतर फसल के लिए मैं जरूर चाहूँगा कि आज के दिन में जो भी वो डालने की बातें कर रहे हैं उर्वरकों की, उसमें फॉस्फेटिक का वो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और नाइट्रोजन को 2 से 3 भाग में बांटकर आगे की फसल की अवधि में उसको डालने की कोशिश करेंगे। और अब ऐसे में माना जाता है कि मक्के की खेती काफ़ी कुछ ज़्यादा नेत्रजनीय या फिर स्फूर और पोटासी खादों की मांग करती है। तो ऐसे में नेत्रजन की मात्रा जो होती है 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस की जो मात्रा होती है वो 60 किलोग्राम होती है और 20 से 40 किलोग्राम तक आप पोटास की मात्रा का लेकिन उसमें जो किसान भाइयों को एक विशेष सलाह के तौर पे दी जा सकती है कि ये जो खाद की मात्रा या ये पूछ रहे हैं उसमें उनके क्षेत्र के हिसाब से भी ये काफ़ी कुछ प्रभाव करेगा। निसंदेह कहीं उनकी उर्वरकता खेतों की बेहतर हो या उसके बारे में उनको कोई जानकारी हो मिट्टी जाँच के माध्यम से, तो उससे वो निर्णय और कुछ है या कुछ मात्रा उसकी निर्धारित कर सकते हैं जो उनके हित में होगी, लागत भी कम होगी और शायद फसल को उससे बेहतरी भी मिलेगी। मुकेश जी, एक और प्रश्न आता है जब किसान भाई पूछते हैं कि अगर बीज की चुनाव करनी होती है तो उस समय उनको मुख्य रूप से किन किन बातों को ध्यान में रखकर मक्के के बीज का चुनाव करना चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने और मैं अक्सर ये किसान भाइयों को बताता रहता हूँ कि जब बीज का चुनाव करना हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज बीज का चुनाव ऐसा होता है कि जो उसकी पूरी एक सीजन की फसल को जो है ना वो निर्धारित करता है कि किस तरह उसकी कमाई होने वाली है। तो मैं जो सोचता हूँ उसमें एक समयावधि का ध्यान रखना चाहिए कि उसको किस समयावधि का लगाना है। अगर उसके पास में पानी है तो वो जो है पूर्ण बहुमत उसका लगाना चाहिए, अगर कम है तो उसको मध्यम अवधि वाला लगाना चाहिए, अगर पानी बिल्कुल नहीं है तो उसको जो है कम अवधि वाला लगाना चाहिए। तो समयावधि एक हो गया। दूसरा हो गया पानी की सिंचाई के आधार पर, अगर सिंचाई है और उसके पास में पूरा जो 6 पानी लगते हैं अगर वो दे सकता है तो उसको वो लगाना चाहिए। तीसरा होता है कि मृदा के प्रकार के हिसाब से, तो मृदा का प्रकार किस तरह का है। तो अगर भारी मिट्टी है तो वो पूर्ण मैच्योरिटी का लगा सकता है और अगर पानी कम है तो कम अवधि का लगाना चाहिए। चलिए, एक और किसान भाई हमसे जुड़ गए हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो। हेलो सर जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम संजीव कुमार सिंह, मैं सौरी खगड़िया से बोल रहे हैं। खगड़िया से संजीव जी, आप अपना प्रश्न बताएं। सर मेरा प्रश्न है कि मेरा मक्का जो है 20-25 दिन का हो गया है। जी, मेरा मक्का महोदय 20-25 दिन का हो गया है। ठीक ठीक, आप बताएं। और उसमें जो है खरपतवार जो है निकल रहा है। हमने एट्राजिन का यूज नहीं किया प्रारंभ में, तो 24 घंटा के बाद एट्राजिन का यूज नहीं किया। अब चाहते तो उसमें कौन सा ऐसा खरपतवार दे जो कि मेरा खरपतवार खत्म हो जाए। बढ़िया प्रश्न है संजीव जी, देर से जगह हैं आप, लेकिन फिर भी उसका क्या समाधान हो सकता है? मनीष जी, एट्राजिन का प्रयोग नहीं किया, ये बड़ी गलती को स्वीकारा है इन्होंने। सही कहा आपने और मुझे खुशी है कि किसान को एट्राजिन के बारे में पूरी जानकारी है। ऐसे में एट्राजिन के बारे में एक जानकारी और वो रख लें कि खड़ी फसल में भी इसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं उगे हुए खरपतवारों को मारने के लिए। जिस मात्रा में उन्होंने जमीन में डालने की सोच रखी थी उसी मात्रा यानी कि 5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में यदि वो घोलते हैं तो 1 एकड़ का क्षेत्र अच्छे से धुला जा सकता है। आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो मक्के की फसल का कहीं कोई नुकसान नहीं होगा, सारे खरपतवार सूख के नष्ट हो जाएंगे। इससे किसान भाई एट्राजिन का आप पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं ऊपर से, और ध्यान रखिए कि ऊपर का काम या ऊपर से छिड़काव जो होती है वो ज़्यादा कारगर होती है, ज़्यादा बेहतर होती है। चलिए, तो किसान भाई अभी आपके पास विकल्प बचा है जब आप अपने मक्के के खरपतवारों से नियंत्रण के लिए रसायनों का प्रयोग करके और मुक्त हो सकते हैं। अभी वक्त हो चला है एक सूचनात्मक अंतराल का, इसके बाद मक्के से संबंधित और भी जानकारी नई हम करेंगे इस अंतराल के बाद। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। साथियों, गांव में महात्मा गांधी नरेगा के तहत तालाब की मरम्मत का काम पूरा हो चुका है, जिसमें कुल खर्चा 80,000 रुपए का आया है और कामगारों की मजदूरी 55,000 रुपए रही। हम हिसाब के खाते और मास्टर रोल रजिस्टर को चेक करना चाहते हैं। हाँ, क्यों नहीं। आप हिसाब किताब की जांच भी कर सकते हैं और खर्चों को लेकर सवाल जवाब भी। ये आपका हक है। किए गए काम और हिसाब किताब पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऑडिट जरूरी है। किसान भाइयों, अभी हम चर्चा कर रहे हैं मक्का में उत्तम बीज एवं उत्तम शस्यक्रिया के महत्व के ऊपर। और आज फोन इन लाइव पे आप हैं और आप फोन इन लाइव में जुड़कर हमसे सीधे प्रश्न करके अपने मक्का से संबंधित किसी भी जानकारी को पूरा कर सकते हैं। मित्तल साहब, एक प्रश्न और उठता है, मक्का जो ऐसे तो रबी में हमारे प्रदेश में एक अच्छी पहचान बनाई है, मक्का के फसल के तौर पर अगर लें तो राष्ट्रीय स्तर पे कितना महत्व है इसका और प्रदेश में विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? बहुत बढ़िया सवाल किया। मैं बिहार को करीब 14 साल से मक्के के बारे में जान रहा हूँ। एंड मक्का अकेली राज्य की और देश की ही नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल की क्रॉप है जो कि हर राज्य में और देश में लगाई जाती है और इसका बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो आपका मुर्गी पालन के लिए हो, चाहे आपका जो है ना और उसके स्टार्च के लिए हो। ये इसका बहुत बड़ा योगदान है और इसीलिए भारत सरकार भी इसको जो है ना राज्य सरकार के सहयोग से बढ़ावा दे रही है। कई तरह की स्कीम्स चलती हैं, जैसे RKVY है, उसके बाद NFMSME है, तो उसके तहत बहुत ज़्यादा इसका प्रमोशन मक्के का किया जा रहा है। मक्के के विकास में भारत सरकार भी लगी हुई है। एक किसान भाई हम जुड़ गए हैं, जरा उनका एक प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर, बात करना है। हाँ, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम व्यास राय है। व्यास जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सारण जिला कच्चा गांव से। सारण से व्यास जी, आप अपना प्रश्न बताइए। अभी निजू का हम बेगन मक्का के दुकानदार के ट्रैक्टर से लगाए हैं, ब्लैक बहुत बढ़िया होगा। और अभी निजू स्टेट का एक सब्सिडी में मक्का है 920, कब से कब तक लगाना है, इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। ठीक, जो NMH 920 जो अभी आई है अनुदान योजना के अंतर्गत, उसको कब से लगा सकते हैं वो लोग और कब तक लगा सकते हैं, ये जानना चाह रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया सवाल पूछा किसान भाई ने। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो 920 है वो इस तरह की प्रजाति है कि उसको आप अभी से लेके और आप जो है ना फरवरी तक कभी भी लगा सकते हैं। अच्छा। उसकी समयावधि जो है अभी अगर लगाते हैं अपन दिसंबर महीने में तो 140 से 150 दिन के आसपास रहेगी। अगर एक महीने बाद भी लगाना चाहें वो तो वो समय के हिसाब से कम होती जाती है। सर्दी कम होती जाएगी, गर्मी बढ़ती जाएगी, तो अवधि कम होती जाएगी। तो अभी से लेकर इसको फरवरी मार्च तक बिल्कुल लगा सकते हैं। मनीष जी, अभी जो मक्के में खरपतवारों की स्थिति है वैसी ही स्थिति क्या ये आने वाले समय में भी रहती है या रबी में उसका दबाव ज़्यादा रहता है, आने वाले समय में कम हो जाता है? सामान्य तौर पर ऐसा देखा गया कि रबी का मौसम खरपतवारों के निकलने के लिए काफ़ी अनुकूल होता है। मौसम की नमी हो, चाहे उनकी अपनी कोई पसंदीदा बातें हों, और ये चीज़ें आप जब फरवरी के मक्के को देखेंगे तो फरवरी के मक्के में इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा नहीं होती। इसलिए मैं समझता हूँ कि खरपतवार नियंत्रण की जरूरत भी किसानों को उस समय कुछ ज़्यादा नहीं पड़ती है। अभी ही जाता है, लेकिन अच्छा सावधानी चाहिए। लेकिन अभी जो खरपतवार जो अभी होते हैं वही फरवरी मार्च में होंगे या खरपतवारों के में अंतर आ जाता है? नहीं, दोनों के नेचर में फर्क होता है, तीव्रता में भी फर्क होता है। और आज के दिन में यदि हम कहें तो चूंकि मौसम उस समय की थोड़ी सी गर्मी की तरफ बढ़ने लगती है, आज की जो ठंडक है वो वहाँ पर बहुत ही कम होती है, तो ऐसे में खरपतवारों की जो आज के दिन में एक
पूरी प्रोफाइल जो है वो चेंज हो जाती है, बदल तो जाती है। अभी जिन खरपतवार नाशक का प्रयोग कर रहे हैं उसी को वो फरवरी में भी कर सकते हैं या कुछ और परिवर्तन? देखिए, मैं चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती की दो तरह के खरपतवार की बात करूं मैं, और ऐसे में एट्राजीन, जिसका नाम अभी हमारे पूर्ववर्ती किसान ने लिया, इसकी एक महत्ता हर समय बनती है जब भी मक्के की वो खेती करे, चाहे वो खरीफ की मक्का हो, रबी की मक्का हो, चाहे फरवरी प्लांटेशन बसंतकालीन हो। इसलिए उसकी उपयोगिता हर खरपतवारों के लिए बनती है। डोज से उसका कोई वास्ता? कोई रिश्ता नहीं। अभी जो डोज है वही डोज फरवरी में भी? कोई रिश्ता नहीं है। और किसान भाई को मैं एक चीज कह दूं, एट्राजीन से अपना पूरा जुड़ाव बनाएं और एट्राजीन के उपयोग के बारे में अच्छे ढंग से समझें, सीखें और उसको खेतों में जहां पर भी मक्का लगाया उन्होंने उसके प्रयोग के लिए तत्पर रहें। मुकेश जी, सरकार का एक प्रयास अनुदान के रूप में भी मक्के के बीज को देने का है, उससे क्या मक्के में किस तरह का क्या अनुदान है, ये इस पे भी किसान भाई को थोड़ी जानकारी दें। हाँ, यस जी, अनुदान जो एक अभी रोकेंगे आपको, एक किसान भाई जुड़ गए, जरा उनका फोन ले लेते हैं, फिर आपसे इसको आगे लेंगे। हेलो हेलो, अच्छा, लग रहा है कि उनसे संपर्क किसी वजह से टूट गया होगा। तो मक्के के अनुदान पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उसमें क्या योजना है। ओके, अभी जो सरकार ने जो योजना दी है मक्के पे, वो 110 रुपये प्रति किलो के हिसाब से योजना दी हुई है 1 किलो के लिए। और हमारा भी जो बीज है 920, वो भी 110 रुपये किलो के हिसाब से है। तो किसान भाइयों को उसमें कुछ भी देना नहीं पड़ेगा और उनको बीज फ्री में मिल जाएगा। मतलब अनुदान में सरकार ने गैर पारंपरिक क्षेत्रों के लिए एक मक्का के बढ़ावा के लिए योजना दी है। इस पे जो अनुदान है और जो बीज है उस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस सूचनात्मक अंतराल के बाद। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत बढ़ते जाए हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया। हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, चाहे धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया। हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-1551 पर संपर्क। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। के महत्व को देखते हुए किसान भाइयों, राज्य सरकार ने भी इसके प्रोत्साहन के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लेकर आई हैं, जिसमें कि गैर पारंपरिक क्षेत्र में मक्का लगाने को बढ़ावा देने के लिए 1 एकड़ क्षेत्र में 8 केजी बीज 110 रुपये प्रति केजी के हिसाब से यह अनुदान है, जिसका लाभ आप ले सकते हैं अपने क्षेत्र से के कृषि विभाग के द्वारा। मुकेश जी, एक प्रश्न और, चूंकि आप देश के कई सारे राज्यों को देख रहे हैं, तो ऐसे में बिहार का जो मक्का उत्पादक राज्य है, उसमें बिहार के मक्का के उत्पादन का राष्ट्रीय स्तर पे देखते हैं तो कैसा है और इसके उत्पादन को बढ़ाने की और क्या संभावना है? बहुत बढ़िया। अगर बिहार के मक्का उत्पादकता की बात करते हैं तो पूरे भारत देश में इसका सबसे पहला स्थान आता है मक्का उत्पादकता में। और जो इसकी उत्पादकता है बिहार में प्रति एकड़ की, वो करीब 45 से 50 कुंटल प्रति एकड़ की है। और अगर हम बात करें जो हाईएस्ट प्रोडक्शन देता है अमेरिका, उसकी भी उत्पादकता उतनी ही है। तो बिहार जो है वो अमेरिका की बराबरी करता है उत्पादकता के मामले में।
तो सबसे बड़ी गर्व की बात यह है हम किसान भाइयों के लिए कि आपका जो उत्पादकता है वो एक अमेरिका के बराबर आता है। दूसरा ये है कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो मनीष जी ने बताया था कि समय से उसकी जो है बुवाई करना चाहिए। समय से की गई बिजाई में उत्पादकता ज़्यादा आती है और लेट होने से उसका उत्पादन कम हो जाता है। तो जो उपयुक्त समय होता है वो 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक उपयुक्त समय होता है, उसमें मक्के का बिजाई करना चाहिए। और एक रोकेंगे जरा, किसान भाई हमारे फ़ोन पे काफ़ी देर से हैं, जरा उनका फ़ोन लेते हैं। हेलो हेलो जी, आप अपना नाम बताएं। नमस्कार, नंद किशोर यादव जी, कहाँ से बोल रहे हैं? ये पूर्णिया बनमनखी प्रखंड से काजी गाँव। जी, पूर्णिया बनमनखी। आप अपना प्रश्न बताएं। सर मेरा मक्का संबंधी है कि ये न्यूजीलैंड का ये ड्रैगन 1243 जो है, हाँ हाँ बोलिए। ये इसका लगने का समय क्या है और किस मिट्टी पे ये लगेगा? चलिए, बढ़िया प्रश्न है। 1247 किस मिट्टी में लगेगा और कब तक लगेगा? ओके, ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा। हमने इसको 2 साल से यहाँ पर बेच रहे हैं। पहले हमने इसका डेमो दिया था, लास्ट ईयर इसका जो है वो पहली बार सेल हुआ है बिहार राज्य में ये, और ये साल इसका दूसरा साल है ये। तो इसकी मिट्टी के लिए इसकी खासियत ये है, इस जाति की जो 1247 ड्रैगन है, इसे किसी भी मिट्टी में लगाया जा सकता है और इसे जो है जनवरी तक भी अपन लगा सकते हैं। बढ़िया सर। दूसरी जो चर्चा हम लोग कर रहे थे उत्पादकता के ख्याल से कि हम बिहार प्रदेश जो है उत्पादकता में अमेरिका के बराबर है, ये बड़े गर्व की बात है, बड़ी अच्छी बात है। और लेकिन अभी भी इसके उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में कुछ संभावनाएं आपको दिखती हैं? हाँ जी, बहुत संभावनाएं हैं। इसमें 2 तरह की बातें होती हैं जो कि आपका विषय भी है आज का, कि शस्य क्रियाओं से कैसे उत्पादकता बढ़ाई जाए, और दूसरा होता है कि किस तरह से संकर प्रजाति तैयार की जाए। तो संकर प्रजाति तैयार करने के लिए सरकार पूरा सहयोग करती है और कंपनीज भी इसमें काम करती हैं। बात रही अपनी शस्य क्रिया से कैसे बढ़ाया जाए, तो मक्के में पहले हम देखते थे कि एक ही भुट्टा लगता है। अभी प्रजातियां इस तरह की हैं कि 2 भुट्टा भी लगता है। तो जैसे अभी हम बात करें तो बहुत सी प्रजातियां हैं जहां 2 भुट्टा लगता है, तो उसमें एक प्रजाति संध्या भी, इसमें 2 भुट्टा लगता है। उसके बाद में उसका जो पहले के ज़माने में करीब 26,000 पौधे लगाए जाते थे 1 एकड़ में, अभी जो है 32 से 34,000 पौधे लगाए जाते हैं 1 एकड़ में। तो सोचिए कि कितना % उसकी उत्पादकता बढ़ गई है। फिर अभी जो और जो चल रहा है, तो किसान भाइयों को मैं सलाह दूंगा कि उसको जो है ना वो पास में लगाएं, जिससे कि उसके जो है ना ज़्यादा पौधे प्रति एकड़ में आएँ, और ऐसी प्रजाति लगाएं उसमें कि जिसमें ज़्यादा उनको मक्के की लाइनें मिलें। अच्छा, जैसे पहले 14 लाइन आती थी, फिर 16 लाइन का भुट्टा आता है, अभी 18 से 20 लाइन तक का भुट्टा भी आता है। तो इस तरह की प्रजाति का वो चुनाव करें। मतलब अभी भी किसान भाइयों, प्रदेश की उत्पादकता के ख्याल से हम बेहतर होते हुए भी अभी भी उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो आप मक्के के अलावा और भी जो आने वाले रबी में फसल हैं या पशुपालन है, मत्स्य पालन है, किसी में भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा कार्यक्रम प्रमुख, दूरदर्शन केंद्र, छज्जूबाग, पटना। को आगे लेकर आएंगे। और मनीष जी, हमें लगता है कि मक्का को लेकर बिहार में जो एक रुझान किसानों की है वो उनके आने वाले फ़ोन से भी पता चलता है कि जैसे उनको मालूम चलता है कि विशेषज्ञ मक्का से जुड़े हुए हैं, वो फ़ोन को लेकर जुड़ जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप लोग आए और हमारे किसानों को जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।